अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करम। जी बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। मैम डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे की तरफ। तालिबान अफगानिस्तान में आ चुके हैं, बहुत कलील वक्त में बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है। इस अचानक तब्दीली पर क्या कहेंगी आप? मेरा ख्याल है जो उसमें वाहिद एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो पेस था, या वो समझिए स्पीड थी जिसके साथ तालिबान जो थे वो बगैर किसी रेजिस्टेंस के अफगानिस्तान पर समझिए काबिज हो गए। ग्राउंड पर कतन कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। और मैं उन इलाकों की बात नहीं कर रही जो हार्डकोर पश्तून इलाके हैं, बल्कि उन इलाकों की भी बात कर रही हूँ जो हार्डकोर नर्दर्न अलायंस के इलाके थे। फॉर एग्जांपल मज़ार शरीफ में भी उनको कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। काबुल में वो बाहर रुके क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि वो काबुल में एकदम ना आए, लेकिन फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर कर काबुल के अंदर भी दाखिल हो गए। तो देखिए, एक बात तो जो मुझे और आपको अच्छी तौर पे समझनी चाहिए कि तालिबान और CIA का मुस्तकिल राब्ता है आपस में। और आज तालिबान जिस जगह पर बैठे हैं उसमें अमेरिका का कलीदी किरदार है। अमेरिका वो पहली ताकत थी जिसने सिटिंग गवर्नमेंट अफगान हुकूमत को बाईपास कर कर तालिबान की डिमांड पर उनके साथ बराह रास्त निगोसिएशन शुरू की थी। तो जो पहली गवर्नमेंट सुपर पावर जिसने सिटिंग अफगान गवर्नमेंट को मार्जिनलाइज किया था या बाईपास किया था वो अमेरिका बजाते खुद है। और अभी जो बाइडेन साहब ने स्पीच की उसमें भी जो उन्होंने समझिए पूरा मुद्दा डाला वो अशरफ गनी की हुकूमत पर और अफगान अफवाज पर इसका पूरा मुद्दा डाला। और इस बात को वो कन्वीनियंटली इस पूरी सूरत हाल से सबट्रैक्ट कर दिया कि अमेरिका ने किसके साथ इंगेजमेंट की और किसके साथ इन्वेस्टमेंट की और किसको जिम्मेदार ठहराया अफगानिस्तान में सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। और क्या ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का अमेरिकन का फेलियर नहीं था? क्या ये अमेरिकन इंटेलेक्चुअल डेफिसिट नहीं था कि वो उन एंटिटीज के साथ इंगेज रहे और वहां पैसा लगाते रहे जो लिटरली लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स दे केम डाउन और कोई मज़ामत नहीं कर सके। और 20 साल बाद 4 प्रेसिडेंट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनसे आपने इख्तिदार लिया था उन्हीं के लिए आप वसीला बने वापस इख्तिदार में आने के। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आपके सवालात जो हैं वो मेरे ख्याल में बड़े वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, कल अफगान तालिबान ने बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने बराह रास्त नशर किया। इससे पहले तालिबान की कवरेज पर पाबंदी थी, बल्कि पाकिस्तान में तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू करने पर मेज़बान समेत प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाता है। इस तब्दीली पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं नहीं समझती कि ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली है। आप ये देखिए कि नेल्सन मंडेला भी टेररिस्ट था और फिर रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज था। यासिर अरफात भी टेररिस्ट था। फिर PLO का रिप्रेजेंटेटिव था और कैंप डेविड में US का मेहमान था। तो ये तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। आप आयरलैंड की पॉलिटिक्स देख लीजिए। तो मैं ये अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात ये है कि तालिबान ने 20 साल में किस किस्म की सियासी तदब्बर हासिल किया है और क्या ये सियासी तदब्बर दिखावा है या ये सियासी तदब्बर इस हद तक रियलिटी है कि वो इस पर कारबंद भी रहेंगे। और इस पर कारबंद रहने के लिए उनको क्या जरूरत है या क्यों जरूरत है? देखिए, हसूल इख्तिदार तालिबान के लिए कभी भी मुश्किल नहीं था। हसूल इख्तिदार तो उन्होंने 80 की दिहाई में भी हासिल किया था और एक बार फिर इख्तिदार उनके पास है। सवाल ये है या अहम बात ये है कि क्या इस इख्तिदार को रिकग्निशन मिलेगा? क्या इस इख्तिदार को लेजिटिमेसी मिलेगी? क्या तालिबान अफगानिस्तान पर अब भी सिर्फ 3 मुल्कों की रिकग्निशन से पावर में रहेंगे या उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी? क्योंकि देखिए, 2 बातें हो रही हैं जिसके बारे में कम तशहीर हुई, और वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल की भी बात हो रही है। जो यूजुअली यूएन का तरीकाकार होता है कि जिस हुकूमत को आप तो ताकत के बल पर हटाएं, फिर वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल हो जाती है तब तक उस लेजिटिमेट हुकूमत को रिस्टोर ना कर दिया जाए।
جو کینیڈا کے میں تھیوڈر ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا, انہوں نے کہا گورنمنٹ ان ایگزائل, ہم طالبان کو نہیں مان سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے خود بالکل صحیح طور پہ فرمایا کہ ہر ایک نے ان کی اسپیچ نشر کی جی, لیکن جو پاکستان, جو ہم جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بگاڑ, پاکستان کے لیے اگر بگاڑ نہیں تو کم از کم بہت بڑا مسئلہ, اور جو خوف تھا پاکستان کو سب سے زیادہ کہ ایک انفلکس ہوگا ریفیوجیز کا, تو جو میں نے اور آپ نے دیکھا وہ یہ کہ 3 دن کے اندر جو کابل ہے وہاں تقریباً ایک نارمل لائف سٹائل ریٹرن ہو رہا ہے. لڑکیوں کے اسکول کھل گئے, بازار کھل گئے, ٹریفک پولیس آ گئی, ٹریفک فلو کرنے لگے, ریڑی والا کاروبار کرنے باہر نکلنا پڑا. تو جو اگر 3 دن میں کیوس پہ قابو پا کر ایک نارمل زندگی کی طرف کابل چل پڑا ہے تو کم از کم پاکستان کے لیے یہ بات بہت خوش آئند ہے, کیونکہ اگر وہاں سول وار ہوتی تو اس کا جو بوجھ تھا وہ ہم پر ہی پڑنا تھا, ایران پہ پڑتا اور ہم پہ پڑتا. وہ 90% نہیں 99% 100% ہی ہم پر ہی پڑنا تھا میرے خیال میں, کیونکہ بالکل. کسی نے اور اس کو اپنے ہاتھ جوڑ کے اب ہم یہ کہہ رہے تھے جب یہ صورتحال ایمرج ہو رہی تھی, یہ صورتحال بن رہی تھی اور روز خبر آ رہی تھی کہ ایک ڈسٹرکٹ کے بعد دوسری ڈسٹرکٹ, ایک پروونس کے بعد دوسری پروونس طالبان کے آگے سمجھے گھٹنے ٹیک رہی ہے, تو پاکستان وہ عمران خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا وی آر پیٹریفائڈ, کیونکہ نہ ہم معاشی طور پر, نہ سیاسی طور پر, نہ معاشرتی طور پر, اور نہ ماحولیاتی طور پر یہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہے. اور ہم نے ایکچولی ایک اسٹریٹجی پاکستان کی حکومت نے ڈیوائس کی تھی کہ یہ ہوا تو ایرانین ماڈل فالو کیا جائے گا, یعنی انہیں کیمپس تک محدود رکھا جائے گا, یا فینس کی اس طرف افغان زمین پر ہی رکھا جائے گا اور ان کو انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. تو پاکستان تو سمجھیے لٹرلی سکھ کی سانس لی ہے کہ وہاں پر صورتحال قابو میں ہے, کیوس ہے, سول وار نہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی باتوں سے سوال یہ ہے, ایک طرف کینیڈا کے وزیر اعظم کا بیان ہے اور دوسری طرف پوری دنیا نے پریس کانفرنس لائیو دکھائی ہے, دنیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ پرامن ہے, ان سے براہ راست بات چیت کی جائے. کیا دنیا اس بات کو سنجیدہ لے گی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا کے پاس چوائس کیا ہے؟